वो बॉडी के किसी अदर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कंबाइन होते हैं, तो उस समय हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उस सिम्टम्स का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लास्ट के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जैसे जो किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स का जो सिंड्रोम होता है, उसको समझने के लिए ये चीज है कि जैसे कोई भी डिजीज चल रही है और उस डिजीज का हीलिंग फेज गोइंग ऑन है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पेशेंट आपके पास हीलिंग फेज में ही आता। जब हीलिंग फेज चल रहा होता है, अगर उस समय हमारे केसीटी यानी किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि फिश आउट ऑफ वाटर, अबंडमेंट, रिफ्यूजी एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट अगर सडनली प्रोवोक होते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट का हीलिंग पावर जो ऑलरेडी चल रहा होता है, दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। ठीक है, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स डिजीज को फॉर्म कर देते हैं, जिसको बोल दिया जाता है किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है, किसी भी डिजीज के जो हीलिंग फेज चल रहे होते हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि दो पार्ट में हमने उसको पढ़ा था। दो पार्ट में क्या पढ़ा था, एक में कि उसमें पहले स्वेलिंग होती, एडिमा बनता है, फिर सेकेंड पार्ट में हीलिंग होती है जिसमें स्कारिफिकेशन होता है। ठीक, तो अब जैसे ही मान लो किसी भी डिजीज का हीलिंग पार्ट चल रहा है, ठीक है, वहां ऑलरेडी एडिमा बना हुआ है, बट जब केसीटी ऑन हुआ तो केसीटी की यूनिकनेस क्या है, इसके कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ही एडिमा का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे एक्टिव जैसे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होता है, वहां पे सेल का प्रोलिफरेशन होता है, और वो सेल वहां के किडनी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में जो वाटर बन रहा है उसको रिटेन करने लगती हैं। बॉडी से जो बाहर यूरिन के फॉर्म में जा रहा था उसको रिटेन करने लगती हैं। और फिर क्या होता है, जब वो उनको रिटेन करने लगती है तो बॉडी में एडिमा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो एक जो एडिमा ऑलरेडी चल रहा था ड्यू टू हीलिंग फेज की वजह से, दूसरा ये जो केसीटी का एडिमा बना एक्टिव फेज में, ये दोनों मिलके एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को बॉर्न करते हैं या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेथ्स वगैरह देखने को, जो सडन डेथ्स हो जाती हैं, जो होता है ना, पेशेंट हॉस्पिटल से आया मस्त होके, फिर अचानक से जैसे किसी ने बोल दिया, अरे भाई तेरे को तो कैंसर है, तेरे डायग्नोसिस में कैंसर आया। ये कैंसर का डायग्नोसिस सुनते ही उसे एग्जिस्टेंस वाला कॉन्फ्लिक्ट का शॉक लगा। तो अच्छा, ऑलरेडी हीलिंग में चल रहा था, केसीटी का एक्टिव फेज मारा और बॉडी वहीं पे बैकफुट पे चली जाती है, वहां पे हमें सडन डेथ देखने को मिलता है। अगर अब इसका हमारे लिए क्या यूज है, अगर हमारा कोई पेशेंट चल रहा है, ठीक है, अगर हमारा कोई पेशेंट ठीक ठाक चल रहा है, अचानक से उसके बॉडी हमें स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये वेरीफाई करना होगा, कहीं इसके बॉडी में केसीटी तो नहीं आना। ऑलरेडी अगर स्वेलिंग है, अगर आपका पेशेंट स्वेलिंग का है, तो मे बी वो उस कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड आपको की क्वेश्चनिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपका पेशेंट नॉर्मली चल रहा था, बेटर हो रहा था, और अचानक से स्वेलिंग आने लगी, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री में। इसी बोलते हैं ना, जब आपको स्टेट पे मेडिसिन देनी होती है, तो ये जैसे क्रोनिक केस चल रहा है, आपकी मेडिसिन काम कर रही है, इस स्टेज पे यहाँ पे आपको स्टेज की मेडिसिन देनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई भी केस है, मान लो आपका एक स्किन इरप्शन का केस है, ठीक, आपने उसको मेडिसिन दिया, आपका 70 to 80% वो क्योर हुआ, अभी वो केस चल रहा है, ठीक है। सडन क्या होता है कि वो पेशेंट अपने बुआ नाना किसी के यहाँ जाता है, और वहां पे कोई डॉक्टर्स होता है, वो उसको देख के डायग्नोस कर देता है, भाई आपको तो सोरियासिस हो रहा है, ठीक है, या कोई अदर ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है।
अब ये सुनकर जो एक फियर ट्रिगर करेगा, ठीक है, ये सुन के जो फियर ट्रिगर करेगा कि अब मैं बचूंगा कि नहीं, ये जो एग्जिस्टेंस का सवाल है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं बचूंगा कि नहीं, ये केसीटी को ऑन करवाएगा, ये किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को ऑन करवाएगा, जिसकी वजह से वहां वाटर रिटेंशन होगा और वो अगले दिन आपके पास स्वेलिंग लेकर आएगा। तो आपकी मेडिसिन अगर उस स्वेलिंग को निकाल दे रही है फिर तो वेल एंड इन गुड है, नहीं तो आपको इस फियर को पकड़ना पड़ेगा। वो कोई भी फियर होगा, कौन सा फियर है वो आपको पकड़ना है, ठीक है, फियर वो कौन सा भी होगा ये आपको लेना है, बट आपको उस स्टेट पे, उस स्टेट की सिमिलम मेडिसिन जो आ रही होगी उसको देना पड़ेगा। बिना उस स्टेट को निकाले आपका जो क्रॉनिक डिजीज है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो हमें बीच बीच में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, इसलिए केसीटी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको हर चैप्टर्स में इसीलिए मिल जाता है। अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लुईसे की एक एंट्री देखेंगे कि लुईसे में किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या कॉन्फ्लिक्ट बताया। एक्चुअली लुईसे और हमारे डॉक्टर हैमर जो जीएनएम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि लुईसे जो है वो मोर डायनेमिक लेवल पे चीजें बताती है, मेंटल लेवल पे ज्यादा चीजें बताती है, जबकि जो जीएनएम है वो मेंटल तो कवर करता है लेकिन उसके ज्यादा फिजिकल लेवल पे उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रियल लाइफ के बेसिस पे बताए गए हैं। बट जो लुईसे का कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलता है वो डायरेक्ट कभी कभी आपको ऐसा मिल जाएगा कि आप सीधे सीधे रुब्रिक भी उससे उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फिर टोक रहा हूँ कि वो रुब्रिक अगर मिल रहे हैं तो ही उठाना है। होता क्या है ना कि पेशेंट, आपका पेशेंट जो बीमार होता है ना वो एक, जैसे आप मान लो नेग्लेक्शन किसी में दिया है, ठीक है, अब नेग्लेक्शन उसको बीमार कर रहा है ये आपको लुईसी ने बता दिया, बट उसको नेग्लेक्शन मिल कहां से रहा है ये आपको लुईसी नहीं बताती, ये आपका पेशेंट का हिस्ट्री बताएगा कि ये नेग्लेक्शन मिल कहाँ रहा है आखिर। जैसे अब इसमें आपको मैं किडनी में बताता हूँ कि किडनी प्रॉब्लम के लिए लुईसे क्या लिखते हैं। फॉर किडनी प्रॉब्लम देयर इज ए क्रिटिसिज्म, हमारे पास रुब्रिक भी है डायरेक्ट क्रिटिसिज्म के को लेके। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट को लेके हमारे पास रुब्रिक्स है। फेल्योर, फेल्योर के लेके रुब्रिक है। सेम, SHAME, अभी मैं हम सेम की ही रेमेडी पढ़ रहे हैं, नेट्रोम्यूर, नेट्रोम्यूर में SHAME सेम बहुत ज्यादा है, ठीक है। रिएक्टिंग लाइक ए किड, रिएक्टिंग लाइक ए किसी सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे बच्चा करता हो। अब अब ये देखो मेंटल लेवल पे, अब इनको हम हैमर से कैसे कनेक्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म, आप किसी को क्रिटिसाइज करके उसे अबेंडमेंट कर सकते हैं, उसे रिफ्यूजी बना सकते हैं कि ऐसा क्रिटिसाइज कर दिया कि अब तेरा कोई है ही नहीं, ठीक है। क्रिटिसाइज करके आप किसी को अकेला कर सकते हैं, अकेला करेंगे फिर से अबेंडमेंट और एग्जिस्टेंस का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाएगा जो हैमर बोलते हैं। तो दोनों में लिंकअप कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म, अगर आपके केस में कहीं कहीं अगर किडनी की पैथोलॉजी है, अगर क्रिटिसिज्म जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो अब आपके केस में कैसे मिलेगा कि आपका फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी वहां पे आपकी सास जो पेशेंट है उसकी सास क्रिटिसाइज कर रही है, हस्बैंड क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी किसी को सोसाइटी वर्क प्लेस में क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो ये चीजें अब हमारे लिए किडनी के केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ से क्रिटिसिज्म आ रहा है। अगर कहीं से क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वहां पे हमें हमें पूछना होता है पेशेंट से कि भाई आपको जब ये क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको फील क्या होता है, आप महसूस क्या करते हो, ये क्रिटिसिज्म आपको करता क्या है, आपकी बेइज्जती करता है, आपको कम करता है, आपको शेम में ले जाता है, आपको वर्थलेस फील करवाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कोई भी फीलिंग हो सकती है XYZ, बट वो कराएगा कौन, वो कराएगा क्रिटिसिज्म। अब जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट कई तरह के, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है डिसेप्शन, जैसे हमारे पास रूब्रिक है डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन फ्रॉम, किसी को धोखा धोखा मिला तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया। जैसे घर का बड़ा भाई ने सब सारे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, जब उसके बच्चों की बारी आई तो सबने
सेपरेट हो गए। ये भी क्या है, एक डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ? कि उसने तो ये सोच के पढ़ाया लिखा था कि वो हमारा साथ देंगे आगे चल के, बट हुआ क्या, वो टाइम से पहले ही सेपरेट हो गए। फेल्योर, किसी भी तरह, अब फेल्योर तो बता दिया है लुइसे ने, लेकिन अब ये नहीं बताया ना ये फेल्योर आ कहाँ से रहा है। ये आपका पेशेंट बताएगा, ये आपके पेशेंट की हिस्ट्री बताएगी। ठीक है। अब शेम है, अब सीएम, ये शेम कहाँ से आ रहा है, किसी को पैसे मांगने में भी शेम लगती है, जैसे नट्टमयूर है। नट्टमयूर किसी से कुछ मांग नहीं पाता। नट्टमयूर की एक खासियत होती है कि वो अपने से बड़ों या अपने ही पेरेंट्स से पैसे मांगने में वो बोलेगा कि मुझे एम्ब्रेसमेंट फील होता है, बट ये एम्ब्रेसमेंट नहीं है, वो है सेम। सेम में क्या है, एम्ब्रेसमेंट एक सिचुएशन पे हो सकती है, मगर सेम जो है इसमें आपको अनवर्दी की फीलिंग आएगी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कि मुझे अभी मांगना पड़ रहा है। तो नेट्रम म्यूर को कहीं ना कहीं सेम ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो किडनी को अफेक्ट करते हैं, जैसे रिएक्टिंग लाइक ए चाइल्ड किड, सॉरी, रिएक्टिंग लाइक ए किड। अब किसी भी सिचुएशन में आप बच्चों की तरह रिएक्ट कर, ठीक है, जैसे बच्चे की रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें भी आपको, अब बच्चों की तरह कौन रिएक्ट करेगा, बच्चे जो रिएक्शन देते हैं वो बेसिकली अटेंशन पाने के लिए देते हैं। तो ऐसे जो पर्सन जो रिएक्टिंग लाइक ए किड होंगे वो अटेंशन सीकिंग होंगे, तो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं फॉर सेकेंड में, कहीं ना कहीं अबंडमेंट में है। तो ये होता है कनेक्शन की आप लुइस के मेंटल को जीएनएम के फिजिकल पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आएगी। इसमें मैं कॉन्फ्लिक्ट एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर, ठीक है, सेम, रिएक्टिंग लाइक ए किड। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अभी हम किडनी में ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अगेन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे तब भी बताया था। हाइपोथैलेमस, पीएचए एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल, पूरी की पूरी लाइफ इसी एक्सिस पे घूमती रहती है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल, इसी पे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चलती है। कैसी, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम सेकेंड लॉ में पढ़ रहे थे सिंपैथिकोटोनिया, 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 ठीक है। पूरी हमने सेकेंड लॉ में यही पढ़ा था, बार बार पढ़ा था कि सिंपैथिकोटोनिया। तो अब ये सिंपैथिकोटोनिया आया कहाँ से, और ये सिंपैथिकोटोनिया है क्या, ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी पीएचए एक्सिस में। पिट्यूटरी, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल। अब क्या होता है एड्रिनल में, क्या है बेसिक फंक्शन, क्या है कि हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है, ग्रोथ वर्सेस डिफेंस, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई भी कंट्री जब वॉर लड़ती है तो उसका ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही, वॉर में, लड़ने में, ठीक है। तो उसी तरह हमारे बॉडी का भी है, जब तक हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट में रहेंगे, हमको स्ट्रेस नहीं होगा, तब तक हमारी बॉडी में ग्रोथ होगा, ऑप्टिमम लेवल पे ग्रोथ होगा। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी पे अटैक हुआ या किसी तरह का फियर आया और उस फियर से हम खुद को डिफेंस करने लगे, तो हमने अपनी सारी एनर्जी डिफेंस में खर्च करना चालू कर दिया, ठीक है। तो जब हमने अपनी सारी एनर्जी डिफेंस में यूज करना चालू किया तो हमारा ग्रोथ कंप्रोमाइज होगा। जैसे हमको मिलते हैं ना वो बच्चे जो जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, जिनके माइलस्टोन प्रॉपर टाइम पे नहीं आते, तो वहां पे हमें मदर हिस्ट्री में यही देखने को मिलता है कि मदर की लाइफ में डिफेंस कहाँ से एक्टिवेट हुआ, कि मदर का जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री होती है तो वो आपको एक ऐसे जोन में, घर वाले ही ऐसे जोन क्रिएट करते हैं कि वहां पे वो पीसफुल माहौल में रहे। तो आपको वहीं पे ये चीज देखना होता है कि वो उनके लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चीज चल रहा है जहां पे फियर प्रीडोमिनेट हो गया, जहां से उनकी ग्रोथ कम हो गई और डिफेंस ज्यादा चालू हो गए, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हमें एड्रिनल मेडुला में पढ़ना है, कि जैसे ही हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हमारे
पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और पिट्यूटरी ने किसको स्टिमुलेट करना है? पिट्यूटरी ने एड्रिनल मेडुला या एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना है, और ये कुछ हार्मोन्स निकालेंगे, और वो हार्मोन्स बोले जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। वो हमारे बॉडी में इस सिंपैथिकोटोनिया को लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? द एड्रिनल्स आर paired hormonal glands seated on top of the kidney। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि एड्रिनल जो है वो किडनी पे ही क्यों है? ठीक है, ये एड्रिनल किडनी पे क्यों है? क्योंकि दो रीजन है। एक तो जैसा कि अभी बौनीत मैम ने क्लासेस में बताया था कि ये जो एड्रिनल है ये एक तरह से हमारे ब्लड प्यूरिफायर का काम करते हैं। एक तरह से, पूरी बात सुनिएगा। वो कैसे? अगर ये एक्टिवेट हैं तो इन्होंने अपना स्ट्रेस हार्मोन्स ब्लड में डालना है। जितना ज्यादा ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन होगा उतना ज्यादा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, उतना ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी। क्योंकि जब भी आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है या कोई स्ट्रेस होता है तो आपकी जो ब्रीथ होती है वो सैलो हो जाती है, फास्ट एंड सैलो हो जाती है। यानी यानी जो बॉडी में जो ऑप्टिमम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, और वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं है। जब ब्लड का ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो ये जो किडनी है, नेचर ने इसको इसलिए यहाँ पे डाला ताकि ये किडनी के कामों को और आसान कर सके। ठीक है, ताकि ये स्ट्रेस हार्मोन को बाहर निकाल सके फटाफट बॉडी से। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जो एड्रिनल मेडुला है वो दो पार्ट में पाया जाता है। एक मेडुला, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, ये जो येलो वाला पार्ट्स है, सॉरी ये ऑरेंज वाला पार्ट्स है ये कॉर्टेक्स है, और ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा मेडुला है। ठीक है, जो हमारे किडनी के ऊपर ये जो छोटी सी ग्लैंड बनी है इसमें जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये हमारा कॉर्टेक्स का पार्ट है, और जो येलो कलर का पार्ट है वो हमारा साला मेडुला है। ठीक है, अब मेडुला कंसिस्ट ऑफ क्रोमैफिन सेल्स। अब यहाँ पे जो मेडुला है उसमें क्रोमैफिन सेल्स होती हैं, एंड मेडुला produces predominantly stress hormone such as dopamine, noradrenaline and adrenaline। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन, ये कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो हमारे मेडुला से सिक्रीट होते हैं। इनको एक नाम दे दिया जाता है कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस वो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को ही कैटाकोलामाइंस बोल दिया जाता है, जिसमें डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, ये हमारा मेडुला है। ओके, मेडुला कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल सिलिंड्रिकल एपिथेलियम। ठीक है, अब यहाँ पे भी कौन सी एपिथेलियम है? जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है। सो ओरिजिनेट फ्रॉम इंडोडम, जिसकी तो ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं? इंडोडम। कौन सी जमी लेयर? इंडोडम। एंड सो कंट्रोल फ्रॉम, अब ये कहाँ से इंडोडम की ओरिजिन को कंट्रोल कौन करता है? कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। इंडोडम की ओरिजिन को ब्रेन। कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। ओके, थैंक यू। कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन स्टेम करेगा। तो मेडुला जो है वो कंसिस्ट करती है हमारी इंटेस्टाइनल सिलिंड्रिकल एपिथेलियम को, जो ओरिजिनेट होती है एंडोडर्म से, और जिसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन स्टेम करता है। अब ब्रेन लेवल पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी, क्योंकि ये इंडोडर्मल ओरिजिन है तो यहाँ पे क्रॉस ओवर कोरिलेशन नहीं मिलेगा, यानी लेफ्ट टू राइट साइड का कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। यानी लेफ्ट साइड बॉडी लेफ्ट साइड के ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, और राइट साइड का, सॉरी राइट साइड का ब्रेन का पार्ट राइट साइड की बॉडी को इफेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड का ब्रेन का पार्ट लेफ्ट साइड की बॉडी को अफेक्ट करेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब ऐसी क्या चीजें हैं जहां से हमारा सिंपैथिकोटोनिया एक्टिवेट हो जाएगा? तो इसमें तो बहुत वास्ट हो जाएगा, तो इसमें हैमर जो इनपुट देते हैं वो है
अनबियरेबल इंटेंस स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो बॉडी को बियरेबल नहीं है, जिसको बॉडी बियर नहीं कर पा रही। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस जो एक अपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है, जिसको बॉडी बियर नहीं कर पाती, तो ऐसे स्ट्रेस जिसको बॉडी बियर कर लेगी, तो वहां पे आपका सिंपैथिक ओटोनियम अगर ऑन भी होगा तो बहुत कम टाइम के लिए ऑन होगा। ठीक है, लेकिन जब सिंपैथिक ओटोनियम परमानेंट ऑन हो गया, लॉन्ग टर्म में ऑन हो गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये बीमारी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये लॉन्ग टर्म पे स्टार्ट हुआ तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बना हुआ है, वो परसिस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो अनबियरेबल इंटेंस स्ट्रेस जो है, वो स्ट्रेस जो बियरेबल नहीं हो रहा है हमारी बॉडी के लिए, यही कॉन्फ्लिक्ट बनता है हमारे एड्रिनल्स के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही बॉडी पे कॉन्फ्लिक्ट की एक्टिविटी हुई, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज स्टार्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज स्टार्ट हुआ तो वो करेगा क्या? ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, अब चूंकि ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल ऑर्गन है, तो यहाँ पे एक्टिव फेज में क्या होगा, सेल का प्रोलिफरेशन होगा। तो यहाँ पे हमें सेल के नंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो उसका पर्पस क्या है, क्यों बढ़ रहा है? बॉडी में बिना पर्पस का कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर ऑर्गन हर टिश्यू का अपना कुछ ना कुछ पर्पस है। तो यहाँ पे पर्पस क्या हुआ कि क्यों सेल बढ़ा रहे हो भाई? ऐसे तो नहीं बढ़ा रहे हो, अब सेल बढ़ा रहे हो तो क्यों बढ़ा रहे हो? तो उसका रीजन है to improve the performance during acute stress। acute stress आया, उस acute stress को से निपटने के लिए बॉडी ने वहां पे सेल का एक इंक्रीमेंट किया टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन्स। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको आपके स्ट्रेस के टाइम पे बचने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फाइट फ्लाइट हार्मोन्स। ठीक है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, बेसिकली इसमें इसको थोड़ा ऐसे समझो आप, हमारी बॉडी को दो डिफेंस सिस्टम भगवान ने दिया। एक, जो चीजें हमको अंदर से नुकसान करती हैं, जैसे जो बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन बॉडी जो हमारे बॉडी के इंटरनल चली जाती हैं, हाँ, बॉडी के अंदर चली जाती हैं, वहां पे हम उनसे लड़ने के लिए हमको भगवान ने क्या दिया? इम्यून सिस्टम दिया। ठीक है, जो फॉरेन बॉडी हमारे अंदर चली गई, उनसे लड़ने के लिए हमें इम्यून सिस्टम दिया। और जो बाहर का फियर आया, बाहर से कोई खतरा आया, उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी ने हमें क्या दिया? एड्रिनल्स दिए, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स दिए, एड्रेनिन नॉर एड्रेलिन दिए। अब ये एड्रेनिन नॉर एड्रेलिन क्या कर रहे हैं? ये हमको बाहर के खतरों से लड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। वो खतरे कुछ भी हो सकते। ठीक है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, अचानक से आपको कोई पागल कुत्ता या बड़ा कुत्ता या शेर दिख गया, तो वहां पे आपका ऑटो इम्यून का रोल नहीं है, वहां पे आपके रोल आता है एड्रिनल्स का, वहां पे आपके वो रोल्स आता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स का, वहां पे आपका रोल आता है एचपी एक्सिस का। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? वो आपको उस सिचुएशन से बचाएंगे। अगर अब क्या होता है, एक इसमें खूबसूरती क्या है, जब आप बाहर से लड़ रहे होते हो तो आपका अंदर का इम्यून सिस्टम शट डाउन की स्टेट पे चला जाता है, और जब बाहर आपका फेस जो होता है वो रिलैक्सिंग होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम हाईली, मतलब कह सकते हो इफिशियंसी के साथ वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सिबल हो जाते हैं। जब आप बाहर की स्ट्रेस से लड़ रहे होते हो तो अंदर का जो लड़ने का प्रोसेस है वो कमजोर पड़ने लगता है। ये चीजें थोड़ा और बाद में बताएंगे तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे आप लोग। तो अभी आप इतना समझो कि ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जो एचपी एक्सिस पढ़ रहे हैं, या जो हम एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमें बाहरी खतरों से बचाने के लिए आता है। तो जब हमें बचाएगा कौन? अब एक्चुअली हमें
जरूरत क्यों होती है इन हार्मोन्स की? इन हार्मोन्स का जरूरत होता है हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे कि हमें कहीं जाना है और हमें रास्ते में कोई पागल कुत्ता मिल गया, तो सबसे पहला थॉट जो आएगा, जो अब अब क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम, लोअर ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि ये फियर ओवर पावर कर गया। तो यहाँ से जो हमारे आंखों ने जो, या भौंकने की आवाज, हमारे कानों ने जो हमारे ब्रेन को सिग्नल दिया ना, तो वो एनालिसिस में नहीं जा रहे, वो अपर ब्रेन में न जाके वो लोअर ब्रेन का जो इन्नेट कैरेक्टर है, वो क्या है कि खतरा देखो भागो, खतरा देखो भागो। अब ये मैसेज हमारे कॉर्टेक्स तक न जाके ब्रेन स्टेम से ही रिवर्स बैक आ गया हमारी मसल्स को, बेटा भाग ले, खतरा है बेटा भाग ले। तो ये इननेट कैरेक्टर है, यहाँ पे सोचने विचारने वाला काम नहीं है। आप देखते होगे, जैसे ही खतरा होता है तुरंत बॉडी भागने के पोज में आ जाती है, लेकिन जब या आप थोड़े दूर जाते हो या स्टार्टिंग में ही आप सोचते हो अरे मैं इस चीज से भाग रहा हूं, लेकिन उस चीज से भागने से पहले आपकी बॉडी है वो खटाक से भागने वाले पोजीशन में आ जाती है। ये आप फील कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में कि खतरा या डर दिखा, अलर्ट, भागो। सबसे पहले भागना आता है, वहां पे एनालिसिस बाद में आ जाती है। जब आपका ब्रेन एनालिसिस करके देखता है अरे ये तो पागल कुत्ता नहीं है, कुत्ता देखा, एक बार अलर्ट, भागने के मूड में आप आ गए। वो तो आपको बाद में पता होता है कि ये अरे यार ये तो नहीं काटेगा, ठीक। तो सेम वही है, ये हमारा इननेट है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा इननेट करेक्टर, ये हमको बाई बर्थ मिला हुआ है, ठीक है, हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही चला आ रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे सेल क्यों बढ़े? अब जैसे ही कोई स्ट्रेस का आया, खट्टाक से हमारे बॉडी को मैसेज गया कि बाहर कोई खतरा है, तो बॉडी ने क्या किया, हमारे एड्रिनल से हार्मोन्स को रिलीज करवाया। वो हार्मोन्स क्या की, खटाक खटाक सिंपैथिक टोनिया को बढ़ाने वाले हार्मोन्स को ब्लड में डाल दिया। जैसे ही वो ब्लड में गए, हमको हमारी बॉडी अलर्ट हो गई। लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार चल रहा होता है, ये लंबा खिंच जाता है, तब क्या होता है, तब जो हार्मोन्स एड्रिनल हमें दे रही है वो पूरा नहीं पड़ता हमारे बॉडी के लिए। इसलिए जो एड्रिनल्स की सेल्स हैं, जो ये पीला वाला पार्ट्स हैं एड्रिनल के, वहां पे सेल का नंबर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगने लगता है जितना ये हार्मोन हमें दे रही है वो सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर बढ़ाने लगती है, ठीक है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में क्या मिलेगा, सेल का प्रोलिफरेशन मिलेगा। इसका पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन मोर हार्मोन्स, सो वी एबल टू बी बेटर एबल टू कोप द सिचुएशन। ओके, हम उस सिचुएशन को अच्छे से फाइट कर सकें, इसलिए हमारी बॉडी वहां पे ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाती है, ताकि हम बेटर वे में अलर्ट हो सके। ओके, तो आज हम इसका कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज ही पढ़ेंगे, अभी हम मेडिसिन करेंगे, ठीक है। तो हमने एड्रिनल मेडुला का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में पढ़ लिया। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसकी ज्यादातर चीजें हमने हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी में पढ़ चुके हैं, तो इसमें सिर्फ उसका ओवरव्यू ही देखने को मिलेगा। इसके बाद हाँ, जो किडनी का मेन पार्ट है, पैरेन्काइमल पार्ट है, वो स्टार्ट होगा। तो जीएनएम में आज इतना, बाकी मेडिसिन में हम नेक्टम पढ़ रहे हैं। हालांकि ये मेडिसिन बहुत लंबी खिंच गई, बट आपको परेशान नहीं होना है। कुछ मेडिसिन 2 4 6 10 तक हम इसको इतना लंबा खींचेंगे, ताकि जो रूब्रिक्स है कम से कम उसकी कुछ मीनिंग्स, कम से कम 1 या 2 मीनिंग्स हमको रट जाए। इसके बाद ये चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये चीजें आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा हमको कि अब्यूज की मीनिंग, एलिमेंट फॉर्म अब्यूज है तो अब्यूज की मीनिंग क्या है, क्या सिचुएशन मिल रही है अब्यूज की, ठीक है। तो ये ढेर सारी चीजें आएंगी, तो ये चीजें और फास्ट आगे चल के ये चीजें फास्ट फास्ट होने लगेगा, ठीक है। तो हम इसकी जनरल सेंसिटिविटी पे थे नेटम्यूर के, ठीक है। तो नेटम्यूर के कुछ रूबिक्स हमने पढ़ लिए थे,
उसी के में आगे एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक्स आता है, डिवेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। क्या है? डिवेल, DWELLS, डिवेल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। और उसी के आसपास ही एक रूब्रिक आता है जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफंडली। क्या है? हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफंडली। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों हैं क्या, उसके बारे में जानते हैं। डिविल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, यानी हमारे पास्ट में जो ऐसे इवेंट्स हैं जो डिसएग्रीएबल हैं, जो हमको दुख या दर्द देने वाले हैं, उसी पे डिवेल्स मतलब बार बार उसी को सोचे जाना। यानी जो नेट्रम म्यूर है, इसको एक्चुअली नेट्रम म्यूर को क्या बोला जाता है? नेट्रम क्यों म्यूर को बोला ही जाता है कि ये ग्रीफ वाली रेमडी है, ये पेन वाली रेमडी है। ठीक है, तो अब क्या है, जो डेविल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल है, जैसे जैसे एक आपने हिस्ट्री ली, उसमें मिला कि जब पेशेंट इतने इतने ईयर का था तो उसके साथ ये अब्यूज हुआ। ठीक है, वो XYZ कोई भी अब्यूज हो रहा है। अगर अब वो नेट्रम म्यूर का पेशेंट है या डेविल्स इवेंट ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल में जो रेमेडी है उसमें उसका है, तो वो क्या करेगा, तो उसके साथ जो बुरा बर्ताव या बुरा अब्यूज हुआ, जो बुरी घटनाएं हुई, उसको वो बार बार सोचेगा। और उसके उसको वो पेन उसको एक टाइम पे मजा देने लगता है कि वो बार बार उसी पेन को सोचता है, उसी पेन को जीता है, वो मूव ऑन नहीं कर पाता, वो स्टक हो जाता उसी जगह कि हमको ये चीजें मिली थी। तो ये कुछ वैसा है, डेविल्स ऑफ इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, यानी वो बार बार उसी इवेंट में घूम रहा है, उसी इवेंट्स को सोच रहा है, वो उससे निकल नहीं पा रहा है। जैसे किसी को डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, जैसे मोस्ट कॉमनली है कि आपको धोखा मिल जाता है अपने पार्टनर से, तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप बार बार आपकी थॉट्स प्रोसेस वहीं पे अटकी हुई होती। तो ये भी कुछ वही उसी तरीके का है, डिविल इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। अब दूसरा वाला क्या है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफंडली। ये क्या है, इसको कैसे मिलेगा? ये बहुत ब्यूटीफुल मिलता है केसेस में। कैसे मिलता है? जैसे आपने एक केस लिया, उसमें केस में मिला कि फादर जो है वो थोड़ा डेविल टाइप का है। तो जब पेशेंट का बचपन था, खूब लग के कूट मराई करता था उसका। ठीक है, लग के पिटाई करता था। पिटाई वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, छड़ों से मारता था, रॉड से मारता था, उल्टा लटका देता था। अब क्या होगा, अब पेशेंट जब ग्रोन अप हो गया और पेशेंट बोल रहा है कि मैं अपने पड़ोसी को देख रहा हूं, वहां एक अंकल हैं, वो अपने बच्चे को ऐसे ही मारते हैं। ये क्या हुआ? ये हो गया जो उसने हॉरिबल थिंग्स अपने लाइफ में फील किया था, उसने वो जब सामने देखा तो वहां से उसको अफेक्ट आया। ठीक है, उस चीज से उसको अफेक्ट आया। तो हमारे पास यहाँ पे रूब्रिक क्या बनता है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफंडली। ठीक है, अब और सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे किसी ने लाइव एक्सीडेंट देख लिया। ठीक है, अब क्या है, किसी ने घर पे बात कर रहा है, अरे फला व्यक्ति की, फला फला रिश्तेदार की एक्सीडेंट हो गई। अब इतना सुनना था कि वो व्यक्ति ने उस घटना को, जो उसने पहले कभी देखी थी, इमेजिन किया और बीमार पड़ गया। ये क्या था? ये है हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफंडली। अभी वो स्टोरी, वो हॉरिबल थिंग्स जो उसने कभी देखा था, कभी सोचा था, कभी सुना था, किसी न किसी फॉर्म में वो उस हॉरिबल थिंग्स से सेंसिटाइज हुआ था, अभी उसने उसको ट्रिगर अप कर दिया, अभी उसने उसको अफेक्ट कर दिया। हालांकि अभी हुआ नहीं उसके साथ ऐसा कुछ। ठीक है, उसमें क्या है, वो बार बार उस इवेंट्स को याद कर रहा है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, डेविल्स इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीजें उसको अफेक्ट कर रही हैं।
हॉरिबल थिंग्स जो उसने सोचा था, उसने सुना था, या किसी ने स्टोरी सुनाई थी ऐसी, अब वैसी कुछ सिमिलर कंडीशन मिलती है तो उसको वो चीजें ट्रिगर अप हो रही हैं, वो उस चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो उस चीजों को सुन के बीमार पड़ जा रहा है। तो हॉरिबल से सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रफंडली। ठीक है, आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे कोई कभी कभी आपको प्लेन में मिल जाता है ये डेविल सीमेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल, डॉक्टर साहब मैं अपने बुरे वक्त से निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में बार बार वही आ रहा है कि वो मुझे छोड़ के गया या छोड़ के गई, कैसे छोड़ के गई। ठीक है, मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी वही है, डेविल सीमेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। ठीक है, अब हॉरिबल थिंग्स का अगर कोई और एग्जांपल आप सोचते हो तो वो क्या बनेगा? जैसे आपने किसी का हिस्ट्री लिया और कुछ कहना चाहते हो सत्यम? आवाज आवाज कम आ रही है क्या? रुक गया, रुक गया था आवाज हेलो अभी। अभी? अच्छा, अभी आ रही है? हेलो, हाँ ओके। देखो अभी क्या है कि इसका अगर और एग्जांपल हम देखें, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली का, तो जैसे हमने किसी का केस लिया, उसने देखा, उसने अपने दादा की सडन डेथ देखी है, अपने फादर की सडन डेथ देखी है। ठीक है, अब अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार भी हुआ और उसने देखा भी नहीं, उसको किसी ने बताया कि ये रिलेटिव इतना बीमार हो गया है और वो बीमार पड़ गया, ये क्या है? ये सेम वो हॉरिबल थिंग्स जो उसने कभी एक्सपीरियंस किया है, अब उसे अफेक्ट कर रहा है, अब उसे बीमार कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक्स हैं ये मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको इतना बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। फिर एक रूब्रिक है जो थोड़ा कम यूज होता है बट ये भी अच्छा रूब्रिक है, ये है एक्सक्लूसिव टू। ये क्या? EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव टू। ये क्या होता है? इसमें कुछ ज्यादा मेडिसिन नहीं है, इसमें हमारी कैलकेरिया कार्सिनोसिन, नेट्राम्यूर, प्लेटिना, रूटाइन, स्पोंजिया, इतनी सी रेमडी है। ठीक है, ये शायद फाटक या विजयकर सर की एंट्री है। ठीक है, ये मतलब रूब्रिक ही उन्हीं का है, ये केंट वगैरह का रूब्रिक नहीं है, ये बाद में बने हुए रूब्रिक है। एक्सक्लूसिव टू, इसमें कैलकेरिया कार्सिनोसम, नेट्रम्यूर, प्लेटिना, रूटा एंड स्पोंजिया टोस्टा, इतनी सी रेमडी है। अब इसमें है क्या? एक्सक्लूसिव यानी यूनिक, वेरी सेलेक्टेड, वेरी स्पेशल, प्रेस्टीज, लग्जरी, हाई स्टेटस एंड रेस्पेक्टफुल। ऐसी पर्सनालिटी जिसको देख के आपको रिस्पेक्टफुल लगे। अब वो कौन होगा? जो बहुत ही सभ्य होगा। जरूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो रिस्पेक्टफुल हो, नहीं। पढ़ाई लिखाई के एक एक एस्पेक्ट है। जैसे रिस्पेक्टफुल पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन सारे पढ़े लिखे रिस्पेक्टफुल नहीं होंगे। तो आप कैसे जज करोगे कि ये एक्सक्लूसिव है? तो एक उसकी पढ़ाई, उसके बोलने का तमीज, उसके पहनावे, उसके बैठने, उसके उठने, इन सब में आपको एक मतलब हारमोनी देखने को मिलेगी। अब देखो रेमडी भी कैसी है। हाँ, हालांकि कैलकेरिया के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है एक्सक्लूसिव, बट कैलकेरिया भी पड़ी है एक्सक्लूसिव। कुछ कुछ कैलकेरिया यूनिक हो जाते हैं। ठीक है, कार्सिनोसिन हाईली यूनिक, बोनसाई बोला जाता है, हाईली एडाप्टेबल एडाप्टेबल, आप इसको कोई भी सिचुएशन में रख दो ये अडाप्ट कर लेगा। ठीक है, प्लेटिना, आप प्लेटिना को देखो, हालांकि वो आगे चल के प्राइड वगैरह में चली जाती है। ठीक, उसको थोड़ा अभिमान होने लगता है उन चीजों का, बट इनिशियल स्टेज में आपको प्लेटिना कैसी, एक बहुत ही बोलते हैं ना सभ्य संस्कारी, एक लहजेदार, वो चीजें होती है एक्सक्लूसिव में, एक यूनिकनेस, जिसको देख के लगेगा वाह यार क्या इंसान है, जिसको देख के लगेगा वाह ये बंदा कुछ है, खुद में कुछ खास है। ठीक है, तो वहां पे हमारा रूप देखा जाता है एक्सक्लूसिव टू। ठीक है, हाँ पढ़ाई लिखाई एक इसका एस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन हमें इसको कैसे देखना है? इसको चारों तरफ से देखना है।
चारों तरफ से कैसे, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका पहनावा, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने फिरने का तरीका, सब कुछ एक हार्मोनियस वे में होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हमारा एक यूनिकनेस मिलता है जिसको हम एक्सक्लूसिव टू के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, 2 रूब्रिक और करेंगे, इसके बाद हम बंद करेंगे। जैसे इसमें छोटे छोटे हैं, एक और रूब्रिक है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। ये नेटम रूल में भी पड़ी हुई है, इनजस्टिस कैन नॉट बी सपोर्ट, यानी किसी के साथ गलत हुआ या उसके साथ गलत हुआ, उस चीज को वो सपोर्ट नहीं कर रहा या उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। एक्चुअली जो ये इनजस्टिस है, ये भावना, ये बनता कैसे, इसको एक बार सर ने बताया था, सर ने एक्सप्लेन किया था कि इनजस्टिस आता कहाँ है, कैसे है। इनजस्टिस तब आता है जैसे आपका पेशेंट जब प्रेगनेंसी में होता है, तो उस मदर, पेशेंट की मदर के साथ जो इनजस्टिस होता है, उस इनजस्टिस के लिए आपका पेशेंट जो है वो सेंसिटिव हो जाता है इन द वूम्ब ऑफ मदर। ठीक है, तो जब वो बॉर्न होता है वो बच्चा, जो कि ऑलरेडी सेंसिटिव है इनजस्टिस के लिए, क्योंकि उसके मदर के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, इनजस्टिस हुआ है, तो अब अगर वो बंदा किसी भी बंदे के साथ इनजस्टिस हो रहा होगा, तो उसके लिए वो आवाज उठाने वालों में से होगा। जैसे कॉस्टिकम और नक्स आते हैं, हाँ सॉरी मर्क, कॉस्टिकम और मर्क आते हैं, ये वायलेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। स्टेफ आ जाता है, स्टेफ को फील होता है, स्टेफ सेग्रिया, उसको फील होता है लेकिन वो लड़ता झगड़ता नहीं है, वो फील कर करके बीमार हो जाएगा लेकिन लड़ाई नहीं करेगा। तो अब हर रेमडी का अलग अलग है। ठीक है, बट इनजस्टिस, अब नेट्रम क्यों क्यों फील करता है इनजस्टिस, हालांकि नेट्रम बहुत रिफाइंड रेमडी तो है नहीं, बट नेट्रम जो है वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाली रेमडी है, यानी उसको हर चीज में एक रीजन चाहिए। तो किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका रीजन भी गलत है, ये रीजनफुल नहीं कि किसी के साथ गलत हो, इसलिए नेट्रम को ये फील होता है कि इनजस्टिस फील होता है। क्यों, क्योंकि रीजन, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, नेट्रम को लगता है यार इसका रीजन वाकई है, इसके साथ ये फील, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो कॉस्टिकम और मर्क आपके पास होगा, उसको रीजन से कोई मतलब नहीं, उसको तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, भले आप उसको धोखा ही दे रहे हो। ठीक है, जिसके साथ गलत हो रहा है वो आके धोखा ही दे रहा है, वो आपके साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे, मर्क और कॉस्टिकम। बट नेट्रम म्यूट को रीजनेबिलिटी चाहिए, ये रीजन वाली रेमडी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में पड़ी हुई है, तो इसको रीजन चाहिए, आपका मोटिव है कि नहीं है। वैसे भी नेट्रम किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते, नेट्रम बहुत ही इंट्रोवर्ट, खुद करने वाले होते। ठीक है, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 47 हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ चीजें ना समझ पाई हो तो आप ग्रुप में कर देना, या किसी को इससे अच्छा कुछ एक्सप्लेनेशन हो तो वो ग्रुप पे डाल सकता है। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you.